तो मूवी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने पिता के साथ अस्पताल में होता है क्योंकि उसके पिता बहुत ही बीमार थे। टिम के पिता की हालत बहुत खराब होती है और उनके पास अब बहुत कम समय बचा था। वो टिम से कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम म्यूजिशियन बनो, क्योंकि टिम के पिता भी म्यूजिशियन थे। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। साथ ही वो ये मानते थे कि म्यूजिक से इंसान सब कुछ पा सकता है और टिम में भी यही क्षमता है। टिम भी म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। अब जब टिम के पिता की डेथ हो जाती है तब कुछ महीनों के बाद टिम ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था। उसके डैड को बहुत से लोग जानते थे, इसीलिए उसे आसानी से स्कूल में दाखिला मिल जाता है। ट्रेन में टिम की मुलाकात एक लड़की से भी होती है जिसका नाम सोफी था। वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टिम जा रहा था। सोफी ने भी वहाँ एडमिशन ले लिया था। वो भी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। अब वो दोनों ट्रेन में म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, दोनों ऑस्ट्रिया पहुंच गए थे। वहाँ उसे प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है जो बहुत बुरा इंसान था। यहाँ वो टिम के पिता की खूब तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। टिम उनसे ये भी कहता है कि मैं भी गाना गाता हूँ और वो पहले ही पियानो बजाना सीख चुका है। अब टिम को उसके टीचर से मिलवाया जाता है जो उसे उसके कमरे में ले जाता है। अब टिम अपने कमरे में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है जिसके साथ टिम रहने वाला था। लेकिन टिम के रूममेट को वो पसंद नहीं आता है क्योंकि वो लड़का अभी तक अकेला रहता था, लेकिन अब उसे टिम के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। वैसे बाद में वो ठीक हो जाता है और टिम को स्कूल भी ले जाता है। वो उसे वहाँ की हर चीज के बारे में बताता है। तभी अचानक एक लड़का टिम के रूममेट के सामने आ जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। और वो टिम को ये भी बताता है कि इस लड़के से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारे लायक नहीं है। टिम को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। टिम का रूममेट उसे बताता है कि मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पिता बहुत ही बड़े सिंगर है। टिम को अपने रूममेट के बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अब अगले दिन स्कूल का प्रिंसिपल सभी को हॉल में इकट्ठा करता है और सभी को टिम से मिलवाता है। वो कहता है कि वो हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है। अब सबके सामने प्रिंसिपल टिम को एक गाना गाने के लिए कहता है। ये सुनकर टिम थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके पास पहले से कोई तैयारी नहीं थी। प्रिंसिपल कहता है कि इसमें तैयारी की क्या जरूरत, आपको बस अपनी आवाज का इस्तेमाल करके गाना होगा, तो तुम क्यों डरे हुए हो? और मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छे म्यूजिशियन की निशानी है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और एक गाना गाओ। टिम ने सबके सामने गाना शुरू कर दिया था जो कि बहुत ही अच्छा गाना था, लेकिन प्रिंसिपल को ये पसंद नहीं आता है। उसका कहना होता है कि ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, आपको ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अब यहाँ से मूवी में दो कहानियां स्टार्ट होती हैं, एक इस स्कूल की और दूसरी जादुई दुनिया की। टिम को बचपन से ही कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक कहानी पढ़ रहा था जिसका नाम था मैजिक फ्लूट, जो इस फिल्म का नाम भी है, जिसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जिसे राजकुमारी को बचाना था। आज रात को भी टिम वही कहानी पढ़ रहा था। तभी उसके सामने एक लाइट दिखाई देती है। जैसे ही वो उस लाइट को फॉलो करता है, वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो एक खाली जगह पर किताब रखता है। तभी वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। रोशनी के रंग बिरंगे सर्किल बन जाते हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। फिर वहाँ पर आवाज आती है कि अगर तुम चाहो तो जादुई दुनिया में आ सकते हो, तो तुम्हें एक कहानी का हिस्सा बनना होगा और फिर जो भी खतरे आएंगे तुम्हें उनका सामना करना होगा। और अगर तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते हो तो तुम इसी स्कूल में रह सकते हो। टिम को वहीं पर डिसीजन लेना पड़ता है। वो अपने लिए जादुई दुनिया चुनता है। जैसे ही वो लाइट के इन सर्कल्स से कहता है, वो अचानक से एक अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। शायद ये एक जादुई दुनिया थी। चारों ओर रेगिस्तान होता है। जब टिम थोड़ा आगे जाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो टिम पर हमला करने वाला था, लेकिन किसी तरह वह इससे दूर हो जाता है। तभी उसके सामने फिर से एक बड़ा सांप आ जाता है। टिम जानता था कि ये एक जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र था, तो टिम उस सांप को भगाने के लिए एक गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन सांप का इस पर कोई असर नहीं होता। टिम वहाँ से भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब 3 जादूगरनियां आती हैं जिन्होंने जादू के साथ उस सांप को सुला दिया था। अब क्योंकि टिम भी इस कहानी का एक हिस्सा बन गया था, जादूगरनियां उसे अपने साथ ले जा रही थी। वो थोड़ी दूर जाते हैं और टिम को छोड़ देते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जो वहाँ के राजा के लिए पक्षियों को पकड़ता था। जब टिम को होश आता है और वो उस आदमी को देखता है, वो ऐसा महसूस करता है कि शायद उसने उसकी जान बचाई है। अब जो आदमी पक्षियों को पकड़ रहा था वो सोचता है कि टिम कोई राजकुमार है। टिम उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई? जिस पर वो बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्या मुझे इसके बदले में कोई इनाम मिलेगा? जब वो जादूगरनियां ये सुनती हैं कि टिम एक राजकुमार है, वो वापस आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार हम आपका इंतजार कई सालों से कर रहे थे और अब आपको हमारी मदद करनी होगी, आपको हमारी रानी से मिलना होगा। अब वो आदमी जो पक्षियों को पकड़ता था बार बार कुछ न कुछ बोल रहा था और वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था, तो जादूगरनियां जादू से उस आदमी का मुंह बंद कर देती हैं। जब टिम यहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि रानी भी एक जादूगर थी, लेकिन उसकी बेटी को वहाँ के राजा का एक सैनिक किडनैप कर लेता है। वो टिम से मदद मांगती है और कहती है कि देखो तुम एक राजकुमार हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें जाना होगा और मेरी बेटी को उस आदमी से वापस लाना होगा। अब टिम भी मान जाता है और इस सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे जादुई बांसुरी भी दी जाती है जो हर मुसीबत में उसकी मदद करेगी। अब उन्हें उस सिपाही के पास जाना था जिसने रानी की बेटी का किडनैप किया था। जैसे ही टिम अपनी यात्रा शुरू करता है, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो अचानक जादुई दुनिया से अपनी वास्तविक दुनिया में आ गया था, मतलब कि बस वो रात में जादुई दुनिया में जा सकता था। अब अगर टिम को दोबारा जाना है तो उसे अगली रात का इंतजार करना होगा। वैसे वो वहाँ से लौटने के बाद इस दुनिया के बारे में किसी को नहीं बोलता है। उसकी म्यूजिक क्लास शुरू हो जाती है। वो असली दुनिया में अपनी दोस्त सोफी से भी मिलता है। जब रात हो जाती है तो वो फिर से लाइब्रेरी में चला जाता है और किताब को अपनी जगह पर रख देता है। फिर वो तुरंत उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ से कल वो वापस आया था, यानी कि जादू की दुनिया में सिपाही के पास जिसने रानी की बेटी का किडनैप किया था। वहाँ पर रानी की बेटी थी, वो अब भी उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। उसका साथी अब उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर सिपाही ने रानी की बेटी का किडनैप किया था। टिम का साथी यहाँ आता है और रानी की बेटी से कहता है, डरो मत, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि
ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बचा सकूं। अब वो जल्दी से रानी की रक्षा करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब रानी की बेटी के पीछे राजा का सिपाही भी था जो शुरू से उसका पीछा कर रहा था। जब वो वहाँ से भागते हैं तो रास्ते में उन्हें टिम मिलता है। वो सभी रानी की बेटी को बचाकर अब जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सभी सिपाही आकर उनको घेर लेते हैं। यहाँ पर टिम का साथी वही म्यूजिक बॉक्स बजाने लगता है जिसे उन जादूगरनियों ने दिया था। अब उसकी आवाज सुनकर सारे सिपाही डांस करने लगते हैं और वो डांस करते करते सो जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा भी आ जाता है। सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं। राजा पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर रानी की बेटी राजा से कहती है कि आपके सैनिक ने मेरा अपहरण करके मुझे बंदी बना लिया था। ये सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सैनिक पर नाराज होता है और रानी की बेटी से बोलता है कि आप सबको यहाँ से जाने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। राजा के आदेश पर राजा के सिपाहियों ने टिम और उसके साथियों के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया था, लेकिन ठीक उसी समय टिम वापस अपनी दुनिया में आ जाता है क्योंकि अब जादुई दुनिया का समय खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी वो उसकी दुनिया में किसी और को इस बारे में नहीं बताता। यहाँ टिम का रूममेट उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि टिम उसे बिना कुछ बताए आधी रात को छोड़कर कहीं पर चला जाता था। लेकिन टिम अभी भी उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। टिम के कमरे में सोफी आती है, लेकिन इनके हॉस्टल में कोई भी लड़की किसी लड़के के कमरे में नहीं जा सकती थी और यहाँ पर ये नियमों के खिलाफ था। अब जब वो टिम के पास जाने की कोशिश करती है तो टिम को याद आता है कि दूसरी दुनिया में जाने का समय हो गया है। वो सोफी को बिना कुछ बताए वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और आ जाता है लाइब्रेरी में और फिर से जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर रानी की बेटी नहीं थी। टिम अब राजा से पूछता है कि क्या मुझे आने में देर हो गई है। राजा कहता है कि नहीं, तुमने देर नहीं की, तुम्हें बस उसी परीक्षा को पास करना है जिसके बाद तुम रानी की बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो। अगर तुम तीनों लंबे समय तक किसी से भी बात नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अब टिम और उसके साथी को एक विशेष जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर चारों ओर सैनिक थे। उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से चुप रहना था, लेकिन कितनी देर तक उन्हें चुप रहना था वो उन्हें कोई नहीं बताता। अब टिम का साथी वहाँ पर बोलने लगता है जिस वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हम रानी की बेटी को देखते हैं जो सिपाही की गिरफ्त में थी। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है जो अपनी बेटी से पूछती है क्या राजकुमार तुम्हारे पास नहीं आया जिसे मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक दुष्ट औरत थी। वास्तव में वो राजा को मारने के लिए अपनी बेटी को यहाँ पर भेजती है ताकि वो अपनी सारी जिंदगी अमर रहे। वो केवल अपनी बेटी का यूज कर रही थी। अब रानी अपनी बेटी से अपना काम पूरा करने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कमरे के बाहर सिपाही रानी की सारी बातें सुन लेता है और जाकर अपने राजा को इस बारे में चेतावनी देता है। अब जब राजा रानी की बेटी के पास जाता है तो वो झूठ नहीं बोलती और अपनी माँ के पूरे प्लान के बारे में राजा को बता देती है। अब इसके बाद वो यहाँ पर टिम की तलाश शुरू कर देती है। वो वहाँ पर टिम से मिलती है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकता था क्योंकि राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया था। वो टिम से बहुत बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम कुछ नहीं बोलता। तब वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय के बाद टिम को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वो परीक्षा में पास हो गया था। एक बार फिर से टिम वापस अपनी दुनिया में आ गया था। इस बार उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने स्कूल के नियम तोड़े थे। वो जल्दी से सोफी से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे मिलने से इनकार कर देती है क्योंकि वो उससे नाराज थी और वो इसलिए क्योंकि टिम उसे अपना समय नहीं दे पाता था। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मुझे उस कहानी को खत्म करना होगा, लेकिन सोफी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है तो वो जो कुछ भी कहता है वो उस पर विश्वास नहीं करती। अब वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है कि वो वहाँ पर जादू की दुनिया में कैसे फंस गया। वो मैजिक फ्लूट के बारे में भी अपने रूममेट को बोलता है, लेकिन यहाँ उसका रूममेट भी उस पर विश्वास नहीं करता। वैसे उसके बाद टिम जादुई दुनिया में वापस चला जाता है। इस बार उसे पता चलता है कि रानी सब कुछ नष्ट करने जा रही थी। वो राजा को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू किया था। अब केवल टिम यानी कि कहानी का राजकुमार सब कुछ ठीक कर सकता है। वो रानी की बेटी से मिलता है और जमीन पर एक रास्ता बनाता है जिससे चारों ओर आग लग जाती है। टिम अपनी मैजिक फ्लूट भी बजाता है जिसके बाद वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए टिम को रानी की बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना था जो एक राजकुमारी थी। राजकुमारी को बचाना कठिन था, लेकिन टिम किसी तरह राजकुमारी को बचा ही लेता है। अब रानी का काला जादू खत्म हो गया था और राजा के राज्य में शांति हो जाती है और अंत में रानी की बेटी को यहाँ की राजकुमारी बना दिया जाता है और टिम ने इस जादुई दुनिया को अंधेरी दुनिया से बचा लिया था। टिम वहाँ पर सभी को अलविदा कहता है और उसके बाद वो जादू की दुनिया से असली दुनिया में वापस लौट आता है। अब उसे अपने प्यार को बचाना था क्योंकि सोफी स्कूल छोड़कर चली गई थी। टिम तेजी से स्टेशन की ओर भागता है। वो सोचता है कि वो ट्रेन से चली गई है, लेकिन वो वहीं पर खड़ी होती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। टिम ने वास्तविक दुनिया और जादू की दुनिया दोनों जीत ली थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।